देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। भारतीय बाजारों में 2 दिनों से दिखी शानदार रिकवरी है, लेकिन आज शुरुआत करने के लिए सुस्ती के संकेत ग्लोबल मार्केट से। नतीजों के लिहाज से बेहद अहम दिन। बड़ा सवाल ये कि तेजी की हैट्रिक लगेगी या फिर थोड़े से थकते रुकते हुए नजर आएंगे। ऐसे में क्या हो, आपकी रणनीति, इस पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई। जी हां, देखना होगा आज भी 2 दिन का मोमेंटम या फिर एक रिलीफ रैली बरकरार रहती है भारतीय बाजारों में, या फिर वो फिजल आउट हो जाती है। कल का सत्र हमने देखा था, एक अच्छा सत्र था। परसों जरूर थोड़ी वॉलिटिलिटी देखने को मिली थी, लेकिन कल देखिए दिन भर हरे निशान में कारोबार हुआ। एक बार भी लाल निशान में भारतीय बाजार नहीं गए। 8,600 का स्तर भी निफ्टी ने दिन भर होल्ड करने की कोशिश करी। इंडिया विक्स जो आप देख रहे हैं, ये बता रहा है कि वॉलिटिलिटी भी कल के सत्र में घटती हुई नजर आई है। तो भारतीय बाजार थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करते हुए, लेकिन FIIs ने लगातार देखिए बिकवाली करी है यहां पर, और ये एक थोड़ी चिंता जरूर बता रहा है। लेकिन दुनिया भर के बाजारों में किस तरह का एक्शन देखने को मिला, चलिए इसकी जानकारी लेते हैं। सीधे चलते हैं संदीप ग्रोवर के पास। संदीप, काफी अपेक्षाएं थी कि एक डील हो जाएगी, लेकिन थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा लगता है सोमवार तक का इस डील होने के लिए। और ये बताइए कि US के मार्केट्स किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उस डील पर। काफी वॉलेटाइल ट्रेड्स हमने देखा कि इस बैठक के पहले देखने को मिले। काफी उम्मीदें जैसे आप हाईलाइट कर रहे हैं कि शायद कोई डील हो जाएगी, बेलआउट प्रोग्राम को लेकर कोई सहमति बन जाएगी यूरोजोन के फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच में। लेकिन अभी भी जैसे इंडिकेट किया गया था इस बैठक से पहले कि शायद जो बातचीत है वो इनकंक्लूसिव रहे, वैसा ही फैसला वहां पे निकल के सामने आया। और माना जा रहा है कि अब जो डिस्कशन है वो मंडे तक यहाँ पे चलती नजर आ रही है, तो शायद तब तक कोई फैसला निकल के सामने आए। लेकिन इस बैठक से पहले हमने देखा US के बाजार में काफी वॉलेटाइल ट्रेड्स देखने को मिले। डाउ आप देखेंगे 7 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको दिखाएगा, लेकिन एक समय हमने देखा था 100 पॉइंट से ज्यादा की भी गिरावट थी। तो लोअर लेवल से हमने देखा थोड़ी सी रिकवरी US के बाजारों में देखने को मिली। हालांकि नैस्डैक अगर आप देखेंगे तो वहां पे जैसे जिस तरह से एप्पल के शेयर में 2% के आसपास की गेंस देखने को मिले, वो दरअसल हर निशान में जाके बंद हुआ। लेकिन कच्चा तेल एक बार फिर से वहां पे हमने देखा जिस तरह से भंडार बढ़े हैं, 2-2.25% के आसपास की कमजोरी आई। तो एनर्जी शेयरों में प्रेशर था, तो उससे भी बाजारों में तो कुछ हद तक प्रेशर देखने को मिला। लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी हुई है, वो एक हाईलाइट था US के बाजारों के लिए। यूरोपियन मार्केट्स भी इस बैठक से पहले हमने देखा वहां पे एक्शन देखने को मिला। 1.4% के आसपास की कमजोरी ओवरऑल देखने को मिली। लेकिन यूरोपियन मार्केट्स से ज्यादा ग्रीस के जो बाजार थे FX कंपोजिट, वहां पे हमने देखा इस बैठक से पहले करीब 4% के आसपास की कमजोरी देखी, क्योंकि काफी अनिश्चितता है और क्या डील का आउटकम आएगा, बैठक का आउटकम आएगा। उससे पहले हमने देखा बाजारों में काफी नर्वसनेस देखने को मिली। और जो आउटकम आया है एशियन मार्केट के सामने वो साफ है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट्स में उसका इंपैक्ट देखने को मिला। और ज्यादातर बाजार अगर आप देखेंगे निके को छोड़ के वहां पे लाल निशान के साथ ही कारोबार देखने को मिला। निके में केवल जो कमजोर जैन है उसका इंपैक्ट देखने को मिला, बाकी सभी बाजार आपको लाल निशान के साथ ही कारोबार करते हुए जाएंगे, क्योंकि सोमवार तक अब ये जो बैठक का फैसला है, दरअसल जो बातचीत है वो अब टलती नजर आ रही है। तो वहां पे एक बार फिर से जो सहमति है वो नहीं बन पाई है, तो उसका इंपैक्ट देखने को मिला। और साथ ही साथ कच्चा तेल जो कमजोर हुआ है, इन दोनों फैक्टर्स के चलते एशियन मार्केट्स आज वीक ट्रेड इंडिकेट कर रहे हैं। और एग्जीक्यूटिव ऐसे संकेत दे रहा है कि हल्की ही सही लेकिन कमजोर शुरुआत आज भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगी। तो काफी वॉलेटाइल ट्रेड्स इस ग्रीस के आउटकम के चलते हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिले, और इसीलिए एशियन मार्केट वीक है और एग्जीक्यूटिव भी कमजोर शुरुआत के इंडिकेशन देता हुआ। संदीप, आपका इस जानकारी के लिए 2 ही अच्छी चीजें दिख रही हैं। संदीप ने जितनी बातें बताई उसमें एक तो ब्रेंट क्रूड जो $55 के नीचे पहुंच गया, और दूसरा US के मार्केट्स में वॉलिटिलिटी संदीप बता रहे हैं, लेकिन देखिए निचले स्तरों से ट्रिपल डिजिट लॉसेस थे, वो रिकवर होते हुए दिखे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत कहना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि अमेरिकी बाजार जिस तरह की रिकवरी दिखा के फ्लैट बंद होते हुए दिखे हैं, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। क्योंकि भारतीय बाजारों के लिए इस वक्त ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव संकेत थोड़े से नुकसान वाले हो सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही कोशिश कर रहे हैं रिकवर करने की लोअर लेवल से। लेकिन ग्रीस अल्टीमेटली शायद दुनिया भर के बाजारों की नजर है, लेकिन वहां से भी संकेत अब उतने बुरे नहीं दिख रहे हैं। हालांकि अनिश्चितता बरकरार है, लेकिन लग रहा है शायद कि अगले हफ्ते की शुरुआत तक ये संकट सुलझता हुआ नजर आए। और अगर ऐसा होता है तो फिर ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी के साथ भारतीय बाजारों को वहां से मदद मिल सकती है। इंटरेस्टिंग बात एक और है कि रुपए में थोड़े दिनों से कमजोरी होती हुई दिखी है, और उस लिहाज से अगर क्रूड के दाम फिर से थोड़े से नीचे की तरफ आते हुए दिखते हैं तो करेंसी के लिहाज से एक ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने के संकेत होंगे, वो एक अच्छा संकेत हो सकता है। तो ओवरऑल आज शुरुआत करने के लिए कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स के संकेत बुरे नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है, न्यूट्रल से हैं। इवेंट्स वहां पर भी है, इवेंट्स हमारे यहाँ भी है, और उन पर नजर आएगी और उसी लिहाज से बाजारों का रिएक्शन आता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, लेकिन FIIs की तरफ से अनिल जी आप अभी भी देखिए, आप डिसअपॉइंटिंग फिगर्स 30 जनवरी से लगातार सेलिंग हो रही है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजार जरूर हर निशान में बंद होने में कामयाब रहे हैं, लेकिन FIIs ने कल के सत्र में भी बिकवाली करी है। बिकवाली चाहे ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन 371 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बिकवाली तो बिकवाली ही है। 9 दिनों से लगातार सेल का फिगर, ये दरअसल एक ऐसा फैक्टर है जो
तेजी करने का जो मूड है ट्रेडर्स का, उसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो पा रहा। एक्चुअली तेजी करने के मूड से ज्यादा ये हो रहा है कि अब मंदी नहीं करनी है। उस तरह का मूड लोगों का बनता हुआ दिख रहा है डेटा को देखकर, क्योंकि डेटा नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि फोर्स जो बिकवाली का है वो थोड़ा कम होता हुआ दिखा है। लेकिन कल के सेशन में मुझे जो ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है वो वायदा कारोबार के डेटा है। भले ये कहें कि 200 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बड़ी बात नहीं होती है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, लेकिन एफआईज अगर 2 दिनों की मजबूती के बावजूद और कल फिर से भारतीय बाजार जिस तरह से दिन भर हरे निशान में रहे, ऊपर बंद हुए, उसके बावजूद अगर आपको बाय फिगर नहीं दिख रहा है तो फिर इसका मतलब साफ है कि खरीदारी वहां से नहीं हो रही, खरीदारी ट्रेडर्स की तरफ से हो रही है। और ट्रेडर्स बाजार को लंबे समय तक नहीं चला सकते। अल्टीमेटली आपको बड़े इन्वेस्टर्स, बड़ी एफआईज की तरफ से डायरेक्शन आना जरूरी है। वहां से डायरेक्शन तेजी का नहीं मिल रहा, मंदी नहीं होने का मिल रहा है, सिर्फ इतना है। बाकी आप देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में 10 करोड़ की बिकवाली है, हालांकि आंकड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन वहां पर भी अभी संकेत बहुत ज्यादा एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग के नहीं आते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा संकेत मिल रहा है डेटा से कल के सेशन में कि एफआईज वेट एंड वॉच वाले मूड में है। उन्होंने इस बात पर जरूर भरोसा किया है कि 8500 के नीचे की डाउन साइड रिस्क कम दिख रही है, और जब तक कि फ्रेश नेगेटिव ट्रिगर्स ना हो इन लेवल्स पर बेचना ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत शॉर्ट कवर करना ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ये मान लें कि 8500 ने बॉटम बना दिया है, और बजट के पहले जैसे बाजार में लोग बात कर रहे हैं कि 9000 9200 फिर से हो सकता है, प्री बजट रैली हो सकती है, वैसा कम से कम एफआईज के मूड से नहीं दिख रहा है। तो मैं ये कहूंगा अहमद कि एफआईज के डेटा को कुछ और सेशंस आज कल 1-2 दिन देखना चाहिए, और उसके बाद बाजार पर डायरेक्शनल कॉल लेना चाहिए। पॉजिटिव लेना चाहें तो यही कि बिकवाली का दबाव कम हो रहा है, और नेगेटिव लेना चाहें तो यही है कि अब भी वो बहुत एग्रेसिवली खरीदारी के मूड में नहीं आ रहे हैं, सिर्फ अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो बुल्स को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है वो बैंक निफ्टी में बढ़ती हुई पोजीशंस हैं, और बैंक निफ्टी ने बाजारों को हमेशा से ऊपर के नए हाईज दिखाए हैं। ये बताइए यहाँ पर डेटा क्या संकेत दे रहा है? हेमंत, कल वायदा कारोबार के डेटा बेहद इंटरेस्टिंग है। स्टॉक्स बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करें, पहले जैसा बैंक निफ्टी में आपने कहा, बैंक निफ्टी में कल 53,000 शेयर नए जुड़े हैं और 1% बैंक निफ्टी ऊपर होता हुआ दिखा है। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव अगर कल के सेशन में पूरे मार्केट में और खासतौर से वायदा कारोबार में आप लेना चाहें तो यही कि बैंक निफ्टी की तरफ से लीडरशिप आने के संकेत मिल रहे हैं, और कई दिनों बाद पहली बार बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस बनी है। तो भले आपको निफ्टी के डेटा उतने मजबूत ना भी दिखे, लेकिन अल्टीमेटली लीडरशिप आपको बैंक निफ्टी से चाहिए, और अगर बैंक निफ्टी तेजी के संकेत देना शुरू करे तो फिर ये बाजार के लिए काफी बेहतर है। अब वो अलग बात है कि कल एसबीआई के नतीजे के बाद बाजार का रिएक्शन क्या रहता है, और वो शायद बैंक निफ्टी का और बाजार का डायरेक्शन काफी हद तक तय करे, लेकिन उससे पहले थोड़े पॉजिटिव संकेत बैंक निफ्टी से आते हुए दिख रहे हैं। अब आइए आप स्टॉक फ्यूचर्स में, यहां पर और इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। साफ तौर पर 60 लाख शेयर स्टॉक फ्यूचर्स में कल एफआईज की तरफ से जुड़ते हुए नजर आए। वैसे आप देखेंगे तो एफआईज की बिकवाली का आंकड़ा स्टॉक फ्यूचर्स में 10 करोड़ का है। 10 करोड़ का आंकड़ा बेहद इनसिग्निफिकेंट होता है, लेकिन जिस तरह की पोजीशंस बनती हुई दिखी, 60 लाख शेयर नए जुड़े हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये बाजार पूरी तरह से स्टॉक स्पेसिफिक हो चुका है। और सिर्फ 10 करोड़ के आंकड़ों को मत करिए, जो बाइंग और सेलिंग के बड़े फिगर्स हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि एफआईज कुछ स्टॉक्स में लॉन्ग भी बना रहे हैं और कुछ स्टॉक्स में शॉर्ट भी। तो ओवरऑल आंकड़ा भले ही आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन एफआईज की तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रुझान बाजार में ज्यादा होता दिख रहा है। जहां तक निफ्टी का सवाल है, 1 लाख शेयर कल के सेशन में कम होते हुए दिखे, लेकिन निफ्टी में एक संकेत साफ दिख रहा है, बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से, एफआईज की तरफ से लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई दिखी है, और ये थोड़ा सा सावधानी की तरफ संकेत दे रहा है कि अगर ऊपर के लेवल पर निफ्टी में जो तेजी की पोजीशंस एफआईज की बनी हुई है उन्होंने कम की है, या जैसे जैसे बाजार ऊपर आया उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस छोड़ी है, तो ये नेगेटिव संकेत है। तो अब आप इन आंकड़ों को कैसे पढ़ेंगे, जहां एक और बैंक निफ्टी मजबूती के संकेत दे रहा है, निफ्टी ये कह रहा है कि ऊपर के लेवल पर पोजीशन हल्की कीजिए, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दोनों ही तरफ होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत कम सेशन ऐसे होते हैं जहां भले डेटा बड़े नजर ना आए, लेकिन वो डेटा बहुत कंफ्यूजन के संकेत देते हैं, और वो संकेत साफ तौर पर वायदा कारोबार से कल के सेशन में आते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ एक संकेत साफ तौर पर दिख रहा है, वो ये कि कल के सेशन में कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखा है। 8600 से लेकर 8900 की रेंज में लगभग 8 लाख शेयर कम हुए, यानी कि ऊपर के लेवल पर जैसे जैसे बाजार जा रहा है तो थोड़ी सी जो शॉर्ट पोजीशन कॉल्स में बनी हुई थी वो ट्रेडर्स ने कम की है। इन डाटा से एक बात आप साफ मानकर चल सकते हैं कि संकेत साफ है, बाजार वोलेटाइल रहेगा, निफ्टी में अलग मुंह दिखेगा, बैंक निफ्टी में अलग दिखेगा, और स्टॉक्स तो पूरी तरह से नतीजों के दम पर अलग ही ट्रेंड दिखाएंगे। तो इसलिए वायदा कारोबार के संकेत साफ करें कि आपको बेहद कोशिश होकर स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करना ये ज्यादा सही रणनीति हो सकती है। चलिए तो आज फिर से हम चर्चा करेंगे कि बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है या फिर 7 दिनों की तेज गिरावट के बाद 2 दिनों की तेजी के बाद आज का बाजार शायद अच्छा नहीं रह सकता। इस सब पर चर्चा होगी। मार्केट काउंटडाउन में एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। टेक्निकल नजरिया बताने के लिए हमारे साथ होंगे रजत बोस, फंडामेंटल नजरिया जानेंगे आनंद आठी फाइनेंशियल्स के दिवांग मेहता से, और डेरिवेटिव नजरिया बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका।
इसके अलावा हम बाजार में आगे की रणनीति लेंगे कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी नीलेश शाह से, और बजट पर हमारा फोकस है और इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से हम बात करेंगे फिक्की के पूर्व प्रेसिडेंट सिद्धार्थ बिरला से। ये तो आज का दिन काफी अहम है। दिग्गज निफ्टी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। कोल इंडिया के नतीजों से कुछ खास अपेक्षा है नहीं, भेल सिप्ला से भी अपेक्षा नहीं है, हिंडाल्को शायद थोड़े अच्छे नंबर्स दे सकता है, लेकिन अनिल कल बाजार बंद होने के बाद बाटा, आलोक इंडस्ट्रीज, इंडिया सीमेंट, हाथवे, चेन्नई, नेटको, लंबी लिस्ट है मेरे पास तो जिनके कमजोर नतीजे आए हैं। ये बताइए अर्निंग सीजन के फैग एंड में दरअसल नंबर्स ऐसे ही आते हैं, तो बाजार में तेजी कहां से आएगी? एक्चुअली देखा जाए तो पिछले कम से कम 6 क्वार्टर में सबसे बुरा क्वार्टर अर्निंग के लिहाज से ये रहा है, और खासतौर से दिग्गजों के लिहाज से, क्योंकि और इस बार इंटरेस्टेड रुझान एक और दिख रहा है, जहां कहीं भी आउट परफॉर्मेंस आ रही है वो मिड कैप शेयरों की तरफ से अर्निंग्स में आती हुई दिख रही है। कुछ मिड कैप कंपनियों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन दिग्गजों में कहीं कोई परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद जितने बड़े एनालिस्ट हैं एफआईज के या फिर डोमेस्टिक फंड्स भी जो हैं, उन्होंने मार्केट के सेंटीमेंट के लिहाज से अपनी अर्निंग्स को अपग्रेड करने की कोशिश की है इंटरनली, लेकिन वो परफॉर्मेंस कंपनियों की तरफ से दिख नहीं रही। तो नतीजे एक बड़ा डैम्पनर है, और शायद हो सकता है एफआईज की बिकवाली के पीछे बड़ी वजह यही हो। जहां तक आज की रणनीति का सवाल है, सबसे पहले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 8575 से लेकर 8600। कल हमने 8600 के लेवल को थोड़ी देर के लिए ब्रीच किया, लेकिन ब्रॉडली ये कह सकते हैं कि पूरे दिन भर हमने 8600 के नीचे ट्रेड नहीं किया है। तो उस लिहाज से आज आपके लिए सबसे पहला अहम सपोर्ट लेवल ये बनता है कि आप 8575 8600 की रेंज को होल्ड करें। अगर वो रेंज आपकी टूटती है तो फिर शायद आप 8525 के आसपास बाजार को जाता देखें, यानी कि 50 पॉइंट की रिस्क नीचे की तरफ खुल जाती है। हालांकि मैं उसकी संभावना थोड़ी सी कम मानकर चल रहा हूं। ऊपर की तरफ 8675 के आसपास बाजार को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 8675 से लेकर 8700। ये 25 पॉइंट की रेंज ऐसी है जिसके नजदीक बाजार आपको जाते हुए दिखे तो आप प्रॉफिट बुक करिए। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ही शॉर्ट बनाए, ना तो शॉर्ट न बनाए, प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा डिप्स का इंतजार करें। ये बाजार ओवर पेसिमिस्टिक भी नहीं हो सकता और ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा कमजोरी की उम्मीद करना भी गलत है। बॉटम फॉर्मेशन की प्रोसेस चल रही है। एक ही दिन में आप बाजार को बहुत तेजी से ऊपर जाते हुए, तेजी से नीचे जाते हुए नहीं देखेंगे। कल के सेशन में एक और संकेत साफ दिखा है कि उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी बाजार में कम होती हुई दिख रही है, और वैसे ही ट्रेंड आज भी आपको दिखे कि वोलेटिलिटी कम होती हुई दिखे। तो ऐसे में इंट्राडे में शायद आपके लिए निफ्टी पर ट्रेड करना और निफ्टी पर पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और अगर करना ही है तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना होगा। अगर कमजोर शुरुआत हो एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर और बाजार आपको 8575 के आसपास आते दिखे, वहां पर एक बार लॉन्ग बनाए सुटेबल स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर की तरफ में फिर से प्रॉफिट बुक करके डिप्स का इंतजार करें, तो शायद दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके बनेंगे। लेकिन जैसा कि बता रहे हैं डेटा, साफ तौर पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर बाजार बढ़ता हुआ दिख रहा है, और नतीजों के लिहाज से आज बेहद बड़ा दिन है। और उस लिहाज से जो ट्रिगर बाजार के लिए बड़ा बनने वाला है दिग्गज कंपनियों के नतीजे। अगर नतीजे अच्छे आते हुए दिखें तो फिर आपको बाजार में फिर से रिकवरी और पॉजिटिव क्लोजिंग तीसरे दिन मिल सकती है। लेकिन दिग्गजों के नतीजे हैं और ज्यादातर कंपनियों से खराब नतीजों की उम्मीद है, तो स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा सावधानी रखने की और बाजार में अलर्ट रहने की जरूरत डेफिनेटली है। बिल्कुल। चलिए, तो कौन से वो शेयर हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि कल भी हमने देखा फोर्टिस जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली, पिपावाव डिफेंस 20% तक की तेजी दिखा रहा था इंट्राडे में। तो कौन से वो शेयर हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, इस सब पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और दुनिया भर के बाजारों की नजर अब ग्रीस पर है। दरअसल ग्रीस के डेट प्लान को लेकर यूरोजोन की बैठक में अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। कल ब्रुसेल्स में आईएमएफ ईसीबी के अधिकारियों की मौजूदगी में 6 घंटे तक चली लंबी बैठक में किसी तरह का कोई फैसला नहीं हुआ। हालांकि यूरोजोन के वित्त मंत्रियों ने उम्मीद जताई है कि सोमवार तक कोई न कोई सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा। ग्रीस की नई सरकार यूरोजोन देशों के कर्जदारों से बेल आउट प्रोग्राम की शर्तें आसान करने पर अड़ी हुई है, और ग्रीस में आर्थिक अनिश्चितता पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब कार्यक्रम में शामिल हो रही सिंगापुर से डीबीएस बैंक की इकोनॉमिस्ट राधिका राव। राधिका, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कैसे देख रही हैं आप ग्रीस के इन सारे डेवलपमेंट्स को, और अब जो सोमवार को, मंडे को जो मीटिंग होने वाली है, क्या उम्मीद की जाए कि उसमें एक फैसला हो जाएगा, एक कोई सोल्यूशन निकल कर आएगा? हाँ, गुड मॉर्निंग। मार्केट जो जैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं इस न्यूज को, सब यही इसी पे राइट कर रहा है कि ग्रीस गवर्नमेंट और जो बाकी यूरोजोन के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनमें इस डील पे कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा।
काफी ऑप्शंस हैं टेबल पर, जैसे ग्रीस के फाइनेंस मिनिस्टर ने ब्रिजिंग लोन के बारे में बात किया है, या शॉर्ट टर्म टी-बिल ऑक्शंस इश्योरेंस के बारे में बोला है। लेकिन आई थिंक जो यूरोज़ोन के फाइनेंस मिनिस्टर्स है वो they don't want to give way because एक बार ऐसे होने से उनको बाकी कंट्रीज को भी ऐसा हो सकता है कि बेल आउट कंडीशंस फॉलो ना करें, तो इसलिए आई थिंक दोनों अड़े हुए हैं अभी के लिए। लेकिन द मेन थिंग बीइंग दैट द मार्केट्स आर स्टिल होपिंग कि कॉम्प्रोमाइज निकल आएगा। आज थर्सडे यूरोज़ोन के लीडर्स मिल रहे हैं, तो ये डिस्कशन शायद वहाँ पे स्पिल ओवर होगा, और फिर मंडे इज अ शेड्यूल्ड फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। तो मंडे तक ये भी हो सकता है कि स्टिल डेडलॉक हो, लेकिन एंड फरवरी के पहले अगर कोई सोल्यूशन नहीं दिखला तो तभी आई थिंक हम सोच सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स विल स्टार्ट वरीइंग अबाउट द प्राइस। बिल्कुल। हाय राधिका, गुड मॉर्निंग। आपने कहा कि अगर 28 फरवरी तक सॉल्यूशन नहीं निकला तो चिंता हो सकती है, और उससे पहले दरअसल इनको सॉल्यूशन निकालना ही होगा, ऐसा बाजार मानकर चल रहा है। अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है, चलिए मानते हैं, तो किस तरह का परिणाम हो सकते हैं? क्या क्या चीजें हैं जो नजर पे रडार पर रखनी चाहिए? इसके अगर ये डील नहीं होती है तो क्या हो सकता है? आई थिंक जो मेन रिस्क यही है कि अगर डील पर ना पहुंच पाए 28 फरवरी तक, तो द मेन रिस्क है कि ग्रीस डिफैक्टो डिफॉल्ट करेगा अपने डेट ऑब्लिगेशंस पर। जब वो होगा तो उनका जो थ्रेशोल्ड फिस्कल डेफिसिट अभी यूनियन में है, तो यूनियन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो ना कर पाएंगे, तो द अदर नेक्स्ट थिंग टू डू वुड बी टू यूरोजोन से बाहर होना पड़ेगा। लेकिन उसमें रिस्क ग्रीस का भी है और ग्लोबल मार्केट्स का भी है। ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट्स का यह है कि ऐसा उन्हें लगेगा कि ये एक टेस्ट केस जैसा है, अगर ग्रीस बाहर निकलता है वो अपनी करेंसी अपने मार्केट्स के साथ कैसे जूझ पाएगा। लेकिन आप बिगर पिक्चर देखिए, ग्रीस यूरोजोन का लेस देन 2% ऑफ जीडीपी का अमाउंट करता है, एंड वर्ल्ड जीडीपी में लेस देन अबाउट 0.5%। वैसे सो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ इतना बड़ा नहीं है, लेकिन the impact is more through political implications and for social implications. तो I think volatility जरूर होगा, लेकिन बहुत देर तक ना हो। लेकिन आई थिंक द रिस्क फॉर ग्रीस आर ऑल्सो इक्वली हाई, बिकॉज जो करेंसी वो अडॉप्ट करेंगे, अगर ड्रैकमा फिर से करेंगे, वो काफी डिवैल्यू होगा और ग्रोथ पर भी काफी असर पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, जब तक सेम्बलेंस आ सके। बिल्कुल। चलिए, बस शुक्रिया राधिका इस जानकारी के लिए। तो 28 तारीख से पहले एक डील हो जाए, यही अपेक्षा करनी चाहिए। दुनिया भर के बाजारों के लिए यही अच्छा होगा, लेकिन माना जा रहा है कि सोमवार तक ये फैसला निकल कर आ सकता है। बात जो कही राधिका ने वो कि यूरोजोन में 2% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में ग्रीस का, और पूरे विश्व में 0.5% से कम। बस सेंटीमेंट खराब हो सकता है, इम्पैक्ट ज्यादा है, बजाय इसके कि मटेरियल इम्पैक्ट हो ग्रीस के इस संकट का। लेकिन उम्मीद करें कोई सॉल्यूशन जरूर निकलता हुआ दिखे। ब्रेक, और ब्रेक के बाद वो शेयर जहां पर खबरों के दम पर दिखेगा आज एक्शन बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो गया अब ये जानने का कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। बताने के लिए जुड़ चुकी हैं मेरी सहयोगी पूजा और सोनम। हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए कहां पर नजर रखी जाए आज? गुड मॉर्निंग। नतीजों के साथ शुरुआत करेंगे। आज भेल, सिप्ला, कोल इंडिया, हिंडाल्को, एमटेक ऑटो, एमटेक इंडिया, सीएसई, ग्लेनमार्क, जीएमआर इंफ्रा, मैक्स इंडिया, नेवरीन, इग्नाइट, रिलायंस कैपिटल, मैकडॉवेल होल्डिंग्स, एमटीएनएल, टाटा कम्युनिकेशन जैसी कंपनियां आज अपने दमाही नतीजे घोषित करेगी, तो इन सारे काउंटर्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। ओएनजीसी के नतीजे जो आज आने वाले थे ये रीशेड्यूल हो गए हैं, अब आएंगे शनिवार को फरवरी 14 तारीख को। पावर ग्रिड ने अपने दमाही नतीजे कल मार्केट आज के बाद घोषित किए थे, बेहतरीन नतीजे दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का कमीशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग आया है, 7,000 से 7,200 करोड़ रुपए का कमीशन कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जहां पर एक्सपेक्टेशन सिर्फ 6,000 से 6,500 करोड़ की थी। मार्जिन्स पर नजर होगी, 85.9% के मार्जिन्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं पिछले साल के 84.3% के मुकाबले। इंडिया सीमेंट्स के नतीजों की बात करें तो ऑपरेशनली काफी अच्छा परफॉर्मेंस में एक सुधार देखने को मिला है, और कंपनी ने जो अपने आप को सीएसके से अलग कर दिया उसकी वजह से भी परफॉर्मेंस में इस बार सुधार देखने को मिला, लेकिन बढ़े हुए फाइनेंस कॉस्ट की वजह से इस बार मुनाफे में दबाव देखने को मिला है। इसके अलावा बोर्ड ने इंडिया सीमेंट्स के बोर्ड ने सीएसके के रीऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दे दी है, और सीएसके का जो ओनरशिप होगा वो अब शेयरधारकों के पास रहेगा।
वोल्टास के काउंटर पर नजर, जहां पे उम्मीद से कमजोर नतीजे घोषित किए हैं। ऑन द फेस ऑफ इट काफी स्ट्रांग दिखाई देंगे, लेकिन कुछ क्वार्टर्स के बेहद ही सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद कंपनी के नंबर्स में अब कुछ वीकनेस दिखाई दे रही है। मार्जिन बेहद ही फ्लैट है 6% पे, और कंपनी के आय में 15% की गिरावट आई है। ILFS इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। कंपनी ने नुकसान के सामने एक मुनाफा पोस्ट किया है, जिसमें कि अदर इनकम में काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली, जिसका सपोर्ट उस मुनाफे के फिगर्स में देखने को मिला है। हैथवे केबल्स बेहद ही कमजोर नतीजे, कंपनी ने घाटा दर्ज किया है 58 करोड़ का, और पिछले साल के 37 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी के आय में 2% की मामूली बढ़त हुई है। मार्जिन पर दबाव दिखाई देगा, 10.2% के मार्जिन डिलीवर किए हैं पिछले साल के 15.6% के मुकाबले। इसके अलावा बॉश इंडिया के काउंटर और हैथवे के काउंटर पर खास नजर होनी चाहिए, जहां पे MSCI ने बॉश इंडिया को MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में ऐड करेगी। वही MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स से हैथवे केबल्स को डिलीट किया जा रहा है, मतलब बाहर किया जा रहा है। महिंद्रा CI मोटर्स ऑटोमोटिव्स, यहाँ पर एक लो बेस का फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से मुनाफे में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, और अदर इनकम में भी काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। कंटेनर कॉर्प ने भी बेहतरीन नतीजे घोषित किए हैं, जहां पर कंपनी के मुनाफे में 21% की बढ़ोतरी हुई है, तो कंपनी के आय में 17% की बढ़ोतरी हुई है। नैटको फार्मा, एक कमजोर क्वार्टर यहाँ कंपनी के लिए। यहाँ कंपनी को एक पेंडिंग लीगल डिस्प्यूट था, जिसकी वजह से उसका पेमेंट किया गया है करीब 15 करोड़ का, तो उसकी वजह से एक एक्सेप्शनल आउटफ्लो हुआ है, जिससे कि मुनाफे में इस बार दबाव देखने को मिला है, और ओवरऑल भी कमजोर क्वार्टर यहाँ पर कंपनी के लिए इस बार देखने को मिला। अब खबरों पे ही फोकस। महिंद्रा पिपावर डिफेंस सबसे पहले आपके रडार पे होना चाहिए, जहां पे महिंद्रा एक मेजॉरिटी स्टेक खरीदेगा पिपावर डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग में। ये पूरी डील 3000 करोड़ रुपए की होगी, 66 रुपए प्रति शेयर पे ये डील होगी। 3 हिस्सों में की जाएगी, जहां पर पिपावर डिफेंस के फाउंडर से पहले 19% की हिस्सेदारी खरीदी जाएगी, फिर पिपावर डिफेंस प्रेफरेंशियल शेयर्स इश्यू करेंगे, और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम उसके बाद 26% का एक ओपन ऑफर लाएंगे टेक ओवर गाइडलाइंस के मुताबिक। क्लैरिस लाइफ साइंसेज, यहाँ कंपनी के स्टेरल इंजेक्टेबल्स कारोबार को एक्वायर करने के लिए तमाम भारतीय और ग्लोबल कंपनी के बीच एक होड़ लगी है, जिसमें कि जायडस, कैडिला, ल्यूपिन, सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जैसी कंपनियों ने पहली राउंड के लिए बोलियां लगाई। एसएल फ्रंटलाइन के काउंटर पर नजर, आज इसका ओएफएस मार्केट में हिट होगा। इसका फ्लो प्राइस 75 रुपए प्रति शेयर का तय हुआ है, मौजूदा भाव 84 रुपए 40 पैसे के आसपास का है, मतलब 11% डिस्काउंट पे ये फ्लो प्राइस तय हुआ है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज और एबी केमिकल्स का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। ग्रासिम के बोर्ड ने एबी केमिकल्स के कंपनी में विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यहाँ पर शेयर धारकों को एबी केमिकल्स के 16 शेयरों के बदले ग्रासिम का 1 शेयर मिलेगा। और आखिर में एक फंड एक्शन पे नजर, फोर्टिस हेल्थ केयर में राकेश झुनझुनवाला ने लगभग 35 लाख शेयर्स कंपनी के खरीद लिए हैं 119 रुपए 35 पैसे प्रति शेयर पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की रणनीति बनाने की। हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। तकनीकी नजरिया देने के लिए कोलकाता से हमारे साथ है रजत के बॉस.com के रजत बॉस। फंडामेंटल नजरिया हमें देंगे आनंद आर्टिक फाइनेंशियल्स के देवांग मेहता हमारे साथ हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में, और डेरिवेटिव एक्सपर्टाइज हम लेंगे एसएनसी ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरारका से, दिल्ली से हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं वो भी। आप सबका स्वागत है जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। शुरुआत रजत आपके साथ की जाए। 2 दिनों से रिकवरी के संकेत, क्या चार्ट्स पर कुछ और मजबूती नजर आती है? क्या अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अब आप निफ्टी के लिए देख रहे हैं? देखिए, अभी फिलहाल जो स्थिति है उसको देखते हुए यही समझ में आ रहा है कि बाजार में जो तेजी है वो बरकरार रहेगा, बट आज के दिन कुछ वोलाटिलिटी रह सकता है। बट मैं जो दिखता हूं कि 8650 से लेकर 8663 ये स्तर अगर पार करके निफ्टी ऊपर चल पड़े तब और आगे जाने की उम्मीद करना चाहिए। ऐसा तो मैं यही मानता हूं कि ये जो पिछले 2 दिन पहले जो 8470 का जो बॉटम बना है वो फिलहाल अभी का शॉर्ट टर्म का एक बॉटम बन चुका है। आज के दिन वोलाटिलिटी होते हुए भी अगर कोई कारण से निफ्टी 8608 के नीचे सस्टेन नहीं करता है कोई सेल ऑफ में, तब यही मानना चाहिए कि बुल्स काफी गामसन एक्वायर कर लिया है और ऊपर की तरफ जाने के लिए वो
तैयार है। तो इसी माहौल में मैं यही कहूंगा कि ढेर सारे काउंटर्स जो ब्रेकआउट दिया है और जो इतना स्ट्रेंथ दिखा रहा है, स्पेशली from the banking sector, from construction sector, from say other sectors also, stocks like capital goods में Voltas, ये सब काउंटर जो तेजी दिखा रहा है ये बरकरार रहेगा, क्योंकि मुझको लगता है इस हफ्ते के बाद में एक प्री बजट रैली अगर होना है तो वो शुरू हो जाना चाहिए। शायद वो शुरू ऑलरेडी हो चुका है, बट आज के दिन थोड़ी सी कंसोलिडेशन की संभावना है, क्योंकि 2 दिन काफी तेज रफ्तार से ऊपर चला है। बट एक चीज बहुत अच्छा दिखा कि बैंक निफ्टी ने जो गैप छोड़ा था 740 और 675 के बीच में, वो गैप छोड़ के अभी ऊपर की तरफ चल रहा है। So overall it is I feel that we can actually see some more buying happening, and even if it were to come down, नीचे आने से भी बुल नीचे की तरफ में बाइंग करेगा, ऐसा ही मैं उम्मीद करता हूँ। कोई खास खतरा पैदा होते हुए मुझको नजर नहीं आता है। घबराने की बात नहीं है, ये कह रहे हैं रजत बोस। लेकिन नितिन, हाय, गुड मॉर्निंग। आप कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजारों को? जो पुल बैक देखने को मिला ये कंटिन्यू रह सकता है और ये एक प्री बजट रैली की शुरुआत है, क्या आपको लगता है? देखिए हेमंत, जो एफआईएस का डेटा अगर आप कल का देखिएगा तो इसमें जो डेटा है वो बिल्कुल साइडवेज टू मिक्स डेटा है। जैसे आप अगर इंडेक्स फ्यूचर्स में आएंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने कल 200 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी, बट परसों उन्होंने 400 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी थी। तो नेट 200 करोड़ आपका 2 दिनों में प्लस हो गया। मगर एक्सपायरी से अभी तक हम लोग देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर में करीब 3500 करोड़ का अभी भी नेट फिगर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि बाजार में बाउंस होने के बाद भी जो नेट फिगर एक्सपायरी से अभी तक की सेल फिगर आ रही है, उसमें उनकी तरफ से बाइंग फिगर या शॉर्ट कवरिंग क्यों नहीं आ रही है। दूसरी बात, अगर स्टॉक फ्यूचर्स में आप देखेंगे तो एक्सपायरी से अभी तक एफआईएस की तरफ से जो है वो 6140 करोड़ के आसपास की सेल फिगर है, बट लास्ट 2 दिनों में केवल उनकी तरफ से बाइंग फिगर है करीब 73 करोड़ के आसपास। तो ये जरूर है कि अभी पोजीशन बहुत ज्यादा कवर नहीं हो रही है, बट इस लेवल पे पॉजिटिव यहां से ये निकलता है कि अब नई शॉर्ट पोजीशन नहीं बन रही है, ना इंडेक्स में बन रही है, ना आपको स्टॉक फ्यूचर्स में बन रही है। तो हमें काफी क्लोजली एफआईएस के डेटा को वॉच करना चाहिए कि अब अगर किसी भी दिन 1000 करोड़ से ऊपर की अगर निफ्टी में बाय फिगर आए और स्टॉक फ्यूचर्स में बाय फिगर आए तो वो एक टर्निंग पॉइंट निफ्टी के लिए हो सकता है। तो निफ्टी आप ये मान के चले कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है और थोड़ा पॉजिटिव बायसनेस आना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे डेटा भी हैं जो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। जैसे आप ऑप्शंस में आएंगे निफ्टी ऑप्शंस में तो ऊपर की कॉलें काटी जा रही है। जैसे 86 की जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने कल पोजीशन कम करी, 88 के कॉल राइटर्स ने पोजीशन कम करी, 89 के भी कॉल राइटर्स ने पोजीशन कम करी। तो कॉल राइटर्स थोड़े से पोजीशन कम कर रहे हैं, पुट राइटर्स थोड़े एक्टिव हो रहे हैं। उसको देखते हुए आप देखेंगे पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। ओवरऑल मार्केट में कॉल्स की पोजीशन बढ़ी है, कम हुई है कॉल्स की, और पुट की पोजीशन इंक्रीज हो रही है। अगर आप निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट जाएंगे तो जो फॉल या राइज हो रहा है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट इंट्राडे बनता है, पोजिशनल कैरी नहीं हो रही है। जैसे बैंक निफ्टी में भी कल ड्यूरिंग द मार्केट 9-10% ओपन इंटरेस्ट बना, उसके बाद कैरी काफी कम हुई। तो इंट्राडे ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है जिसके कारण वॉलेटिलिटी हो सकती है, बट कई सारे ऐसे दिग्गज स्टॉक्स हैं जिसमें ओपन इंटरेस्ट अच्छे बन रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें अभी लॉन्ग साइड का ट्रेड पे ध्यान रखना चाहिए, मंदी कम खेलनी चाहिए। और नीचे जो सपोर्ट एरिया मुझे दिख रहा है वो करीब 8570 8580 स्पॉट के हिसाब से, और फ्यूचर के हिसाब से जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम लास्ट 2 दिनों में हुए हैं वो है करीब 8620 से 8640 के का जो लेवल है वो स्टॉप लॉस रख के मुझे लगता है अभी भी बाय साइड करना चाहिए। और ऊपर 87 का एक क्रूशियल लेवल है, उसके ऊपर निकलेगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्री बजट रैली आ सकती है और फिर वो करीब 8850 की तरफ मूव कर सकता है। तो हमें काफी क्रूशियल 87 को वॉच करना है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के लिए, और नीचे हमारा सपोर्ट आता है 8770 स्पॉट एंड फ्यूचर इज 8620। ओके, चलिए, तो ये वो लेवल्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। जी हाँ, कल हमने देखा करीब 23 एफएनओ के स्टॉक थे जहां पर 4 से 10% तक की तेजी देखने को मिली थी। देवांग, आप भी बुलिश हैं बाजार पर, तेजी का ही ध्यान रखना चाहिए यहां से बजट तक? गुड मॉर्निंग हेमंत। इनफैक्ट नहीं, मैं थोड़ा सा मेरा व्यू चेंज हो रहा है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है एक कॉन्ट्रा व्यू लेने में थोड़ा सा समझदारी होगी, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम देख रहे हैं लास्ट कुछ टाइम से अर्निंग्स के दम पर मार्केट चलने वाला था। सेंटिमेंट, लिक्विडिटी दोनों मार्केट में अच्छे थे, बट आई थिंक ये जो अर्निंग सीजन देखे मुझे नहीं लग रहा है कि नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में भी अर्निंग्स ग्रोथ में कोई बहुत बड़ी रिकवरी आएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो इंफ्रा, पीएसयू बैंक, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, ये सब सेक्टर्स के अर्निंग्स में बहुत बड़े लेगार्ड्स रहे, और ट्रेडिशनल डिफेंसिव्स जो है आपके आईटी, फार्मा एंड सिलेक्ट एफएमसीजी, इन्होंने अच्छे नंबर्स दिए। तो मुझे अब लग रहा है
रहा है यहाँ पे कि प्री बजट रैली जो होने वाली है वो शायद हो चुकी है, या बहुत बड़ी रैली नहीं होगी। स्टॉक स्पेसिफिक रैली बजट में जिसको बेनिफिट हो सकता है उन सब स्टॉक्स की रैली हो सकती है, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉशन यहाँ रखना चाहिए, क्योंकि मैं अर्निंग्स से बिल्कुल खुश नहीं हूं और मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन या करेक्शन देखने मिल सकता है। 8,500 से लेकर 8,700-800 तक की एक रेंज बनी रह सकती है। ये इंटरेस्टिंग राय आती हुई दिख रही देवांग की तरफ से, जो कि अब तक बाजार पर लगातार बुलिश थे, लेकिन कमजोर नतीजों ने बाजार पर उनकी राय बदली है। अब वो सावधान होते हुए दिख रहे हैं और तेजी नहीं कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी इस बीच रिकवरी के संकेत देता हुआ, पहले हम एसजीएक्स निफ्टी को लगातार लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, हालांकि गिरावट ज्यादा नहीं थी। कल देर रात 20-25 पॉइंट नीचे तक एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करते हुए नजर आया था। अब पूरी तरह से रिकवर होता हुआ, खासतौर से जो निक्के के बाजारों में एक अच्छी मजबूती, शायद उसका असर दिखता हुआ नजर आए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे। कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स पर होगा हमारा फोकस। नतीजों का सीजन चल रहा है, काफी रिजल्ट्स आए, उन पर रिएक्शन लेंगे। हमारे एक्सपर्ट से बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सरकार के कोल ब्लॉक ऑक्शन प्रोग्राम को झटका लग सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है कि वो जेएसपीएल को आवंटित 2 कोल ब्लॉक की नीलामी नहीं करें, साथ ही इन 2 कोल ब्लॉक से निकाले जाने वाले कोयले का इस्तेमाल कैसे हो, इस बारे में सरकार के फैसले पर भी उन्होंने रोक लगा दी है। दरअसल जेएसपीएल ने सरकारी फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। जेएसपीएल की दलील थी कि सरकार को कोयले के इस्तेमाल के तरीके तय करने का कोई हक नहीं है और इस फैसले से कंपनी को करीब 19,000 करोड़ रुपए का जो उन्होंने निवेश किया था उसका नुकसान होगा। और कोयला और पावर मंत्री पीयूष गोयल ने तख्त लहजे में ये साफ कहा है कि सरकार निजी कंपनियों की मदद करना चाहती है, लेकिन अगर कोल ब्लॉक ऑक्शन में अड़चन आती है तो सरकार को मजबूरी में नेशनलाइजेशन का रास्ता भी अपनाना पड़ सकता है। On 31st of March, all these coal blocks go to the custodian, and the custodian or the government is not the sufferer. The government will continue to produce the coal. Only the effort to involve all of you, to involve the private sector, to give end users the ability to determine their own future, to have fuel supply under their control, will certainly get affected. And in effect, I would be forced to go back to nationalization rather than try and encourage wider participation in the coal sector, in the mining sector. ये बड़ा डेवलपमेंट और ये बड़ा स्टेटमेंट कोयला मंत्री की तरफ से आता हुआ। इसी पर एक राय लेते हैं। हमारे साथ देश की दिग्गज कंसल्टेंसी फर्म डेलोइट इंडिया के सीनियर डायरेक्टर देवाशीष मिश्रा साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पूरे कोल ब्लॉक ऑक्शन और इस मामले पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं वो। मिश्रा साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कल कोर्ट का एक फैसला और उसके बाद मंत्री जी का स्टेटमेंट आपने सुना होगा। क्या एक फैसला इतना बड़ा है कि मंत्री जी को यह सोचना पड़े कि कोल ब्लॉक का नेशनलाइजेशन करना पड़ सकता है? क्या इतनी बड़ी बात है? ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। प्रोसेस तो कोल सेक्रेटरी का भी कल स्टेटमेंट आया है कि प्रोसेस चालू रहेगा। वो बोले कि जो पहले क्या हुआ, 21 ब्लॉक्स हैं जिसमें बिड्स, टेक्निकल बिड्स ऑलरेडी चले गए हैं और उसका आज टेक्निकल बिड्स का ओपनिंग है कि कौन एलिजिबल है नेक्स्ट राउंड जाने के लिए कमर्शियल बिड के लिए। आज उसका ओपनिंग है और कमर्शियल बिड 14 से चालू होने वाला है। उस पे कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है क्योंकि ये 2 कोल ब्लॉक्स उसमें नहीं थे। जो परसों और एक आ रहे हैं 20 करीब ब्लॉक्स, उसमें से एक ये था, वो नहीं होना है अभी। पर चैलेंज ये है कि जो बाकी जो एंड यूज प्लांट्स का जो चेंज किया गया है वो भी सब चैलेंज करेंगे और वो सब चलता रहेगा तो फिर आगे का कोल ब्लॉक ऑक्शन, कई सारे कोल ब्लॉक ऑक्शन बंद हो सकता है। पर अभी जो चालू है वो तो चालू रहेगा, ऐसा क्लैरिफिकेशन आ चुका है। मिश्रा जी, गुड मॉर्निंग। तो कितने ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनके एंड यूज में परिवर्तन किया गया है? हम शुरू से ही सुन रहे थे जब से सरकार ने कहा था कि उनका फोकस पावर पर ज्यादा होगा, तो काफी सारी कंपनियां थी, भूषण स्टील जैसी, हिंडाल्को की तरफ से भी इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि
दरअसल वो खुश नहीं है इस फैसले से। भूषण स्टील भी अब कोर्ट चली गई है। कितनी और ऐसी कंपनियां हैं जो अब इसी रास्ते जाएंगी? और ये भी बताइए, क्या आपको लगता है अगर ये कंपनियां इसी रास्ते गईं तो फिर जो डेट है जो कोर्ट ने तय की थी कि ऑक्शन प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, उस डेट पर सरकार मिस भी हो सकती है? नहीं, कोर्ट ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं किया था। सरकार का ही कहना था कि जो ऑपरेटिंग ब्लॉक्स हैं वहां अगर एक नया, कोर्ट यही बोला था कि 31 मार्च तक ही, 31 मार्च तक वो ब्लॉक ऑपरेट कर सकते हैं। तो सरकार का यही एफर्ट था कि अगर 31 मार्च तक नए ओनर आ जाते हैं तो उसमें कोई डिसरप्शन नहीं रहेगा, प्रोडक्शन चालू रहेगा। तो ये तो वो डेडलाइन तो मतलब सरकार की ओर से है कि फरवरी के एंड तक अगर ऑपरेटिंग ब्लॉक्स में नया ओनर आ जाते हैं तो 1 अप्रैल से वो अपना प्रोडक्शन चालू करेंगी। आपका जो पहला क्वेश्चन था कि कितने इतने ब्लॉक ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पे एंड यूज चेंज किया गया है नॉन पावर से पावर में, करीबन 14-15 ब्लॉक्स ऐसे होंगे जिसमें जायसवाल निको हो गया और ये आप हिंडाल्को बोल रहे थे, अब ये सबका है जो नॉन पावर से पावर में चेंज किया गया है। और इन सभी इंडस्ट्रीज का कहना है कि जब कोल ब्लॉक मिला था उसके बाद उन लोगों ने उसके बगल में ही इंडस्ट्री बनाया था जो यूजर इंडस्ट्री। अब सडनली आर्बिट्रली अगर उसका एंड यूज चेंज कर देंगे तो इंडस्ट्री का वायबिलिटी ही चैलेंजिंग हो जाएगा। तो जैसे कल जिंदल स्टील एंड पावर ने दलील रखा था दिल्ली हाईकोर्ट में कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ मिला के 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 30,000 लोग काम कर रहे हैं उधर, उनको अगर कोयला नहीं मिलता है तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सभी यही फैसले की वजह से अगर सब जाएंगे तो ऐसे 14-15 ब्लॉक्स होंगे जहां पे इफेक्ट हो सकता है। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर देखना होगा आगे किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं। मिश्रा साहब, फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकाल कर ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। लेकिन इस बीच कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में दिखे इस दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद, कल आप देख सकते हैं जेएसपीएल के स्टॉक में 6% की शानदार तेजी, कुछ रिकवरी हिंडाल्को में भी आती हुई दिखे। और इसी पर राय लेना चाहता हूं नितिन, क्या ये मेटल स्टॉक्स आपको और खरीदारी का मौका दे रहे हैं या फिर सिर्फ एक इतनी तेज गिरावट के बाद का बाउंस था? देखिए जी, पूरे मेटल स्टॉक में आइदर या तो लॉन्ग पोजीशन बनी है या शॉर्ट कवरिंग हुई है। जैसे आप जेएसपीएल में देखिएगा तो कल करीब 706 लॉट ओपन इंटरेस्ट में कैरी हुए हैं और इसमें जो पूरी पोजीशन है करीब 30,000 लॉट्स की पोजीशन है। और अगर आप इसके अलावा और भी हिंडाल्को देखते हैं तो हिंडाल्को में भी करीब 390 लॉट कल कैरी होकर के गए हैं। कुछ 2-3 स्टॉक्स हैं जिसमें शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। जैसे आप देखिएगा तो मेटल्स में टाटा स्टील है और सेल है, इन दोनों स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है। बट इन दोनों स्टॉक का बहुत ज्यादा कोरिलेशन आपको इस न्यूज से नहीं है। बट जिनका भी कोरिलेटेड है जैसे हिंडाल्को हो गई या फिर सेसा स्टरलाइट है, इनमें लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। और स्पेशली सबसे ज्यादा जो पोजीशन बनी है वो जिंदल स्टील में बनी है और 151 के आसपास की क्लोज प्राइस है। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर ये स्टॉक थोड़ा भी ऊपर खुले तो एक बार बाय पोजीशन बनाना चाहिए। पॉसिबल है कि 165 रुपए की तरफ स्टॉक मूव कर सकता है। चलिए, तो जेएसपीएल में आपको और तेजी देखने को मिल सकती है। हिंडाल्को के आज परिणाम भी आने वाले हैं, माना जा रहा है अच्छे नतीजे आ सकते हैं। तो पावर कंपनियों के लिए नेगेटिव, मेटल और स्टील कंपनियों के लिए पॉजिटिव खबर कही जानी चाहिए, ऐसे भी आप इसे सम अप कर सकते हैं। लेकिन और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको फोकस करना चाहिए, चलिए सब पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है रजत बॉस, देवांग मेहता और नितिन मुरारका। कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखेगा और वहां पर फोकस किया जाए नतीजों के दम पर। सबसे पहले बाटा, राय आपसे लेना चाहता हूं देवांग। बेहद कमजोर नतीजे दिख रहे हैं यहाँ पर। मुनाफे में 34-35% की कमी आती हुई दिखी है, सेल्स 3% गिरी है, मार्जिन्स पर दबाव है। हम किसी भी पैरामीटर पर देखें, हमारा जो अंदाजा था उससे नतीजे बेहद खराब रहे हैं। क्या लगता है, क्या स्टॉक में करेक्शन का मौका बन सकता है, खासतौर से तब जबकि जिन वैल्यूएशंस पर और जितने रनअप के बाद स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है? आई थिंक यस अनिल जी, क्योंकि सब ये जितने भी कंज्यूमर स्टॉक्स है या जो भी कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरीज है वो सबके पी मल्टीपल्स अनबिलीवेबल प्रोपोर्शंस पे पहुंच गए। और अगर यहाँ मार्जिन ऑफ एरर इतना बड़ा हो जिस तरह के नंबर्स पेश किए हैं, जो भी रीजन दिया हो उसने, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या लॉजिस्टिक्स जो नए स्टोर्स में कुछ दिक्कत आई है, बट आई थिंक ये एक्सक्यूज नहीं करेगा मार्केट और एक अच्छा खासा करेक्शन देखने मिलेगा। बाटा ये स्टॉक ऐसा है कि अगर यहाँ से 10-15% का करेक्शन आएगा तो एपिटाइट बहुत बड़ी है
है, क्योंकि बहुत ज्यादा लिस्टेड प्लेयर्स नहीं है ये स्पेस में। अगर आप ब्रांडेड शूज की बात करें, लिबर्टी वगैरह एक दो स्टॉक्स है, लेकिन बाटा एक प्रीमियम कमांड करता है। और जिस तरह का एक्सपेंशन करने वाले हैं, आगे भी मेरे ख्याल से 100-150 और दुकानें लगाने वाला है, नए रिटेल शॉप्स लगाने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि अगर 10% का करेक्शन मिलता है, 10% का करेक्शन मिलता है, तो एक अट्रैक्टिव प्रपोजिशन बनता है अगेन। भेल के नतीजे आज आने वाले हैं, माना जा रहा है ये नतीजे भी काफी कमजोर आएंगे देवांग। ओएफएस का डिसइन्वेस्टमेंट का हैंगओवर तो था ही, आप देखिए कल अच्छे बाजार में करीब 2.5% कमजोरी के साथ ये शेयर बंद हुआ है, और अब ये मान के चल रहे हैं लोग कि एलएनटी के बाद भेल भी कमजोर नतीजे पेश कर सकता है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है भेल से? आई थिंक भेल भी निराश कर सकता है। और सबसे पहले तो इतना बड़ा रनअप जो हुआ है बीएचईएल के स्टॉक प्राइस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 170-180 पे ट्रेड होता था, ये 280-90 जाके अभी 250 के आसपास है। इतना बड़ा रनअप भी जस्टिफाई नहीं हो पाता है, क्योंकि जिस तरह के नंबर्स एलएनटी ने पेश किए और जिस तरह का ऑर्डर्स के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और जिस तरह का उसने रिडक्शन दिया है अपनी गाइडेंस में भी, तो आई डोंट सी वाई भेल को एक अच्छा प्रीमियम मिलना चाहिए। और डाइवेस्टमेंट भी होने वाला है, तो डाइवेस्टमेंट तो गवर्नमेंट करके ही रहेगा, तो वहां पे भी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो मुझे नहीं लगता है किसी को ये भाव पे भेल अभी बाय करना चाहिए। जब डिस्काउंट होगा उस समय पे देखेंगे क्या भाव पे आता है, बट आई थिंक निराश कर सकते हैं नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर नंबर्स खराब आने की आशंका भेल के स्टॉक में। कल आप देखिए स्टॉक ने कमजोर होना शुरू कर दिया था, और उसके ऊपर ऑफर फॉर सेल का हैंगओवर भी है। कल जाहिर सी बात है कि मर्चेंट बैंकर्स ने सरकार के सामने प्रेजेंटेशन किया होगा ऑफर फॉर सेल को लेकर, तो अल्टीमेटली ये एक डेवलपमेंट होने वाला है जो शायद अपसाइड को लिमिट रखे। देखना होगा नंबर्स कैसे रहते हैं। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, बताएंगे आपको कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी एकदम शांत। इस ब्रेक के बाद पहला सौदा बने रहिए हमारे साथ।